हेलो स्टूडेंट्स, साइंस पे एकता मैम चैनल पर वेलकम आप सभी का। चलिए, लास्ट क्लास जो हमने पढ़ी थी 10th क्लास, हमारी 10th क्लास के लिए हम पढ़ रहे थे चैप्टर हमारा इलेक्ट्रिसिटी। ये जो चैप्टर हमने लास्ट क्लास जब हमने पढ़ी तो उसको एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि लास्ट क्लास के अंदर हमने पिछली जो हमारी क्लास थी, एक तो रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा था, एक हमने पढ़ा था ओम्स लॉ के बारे में, इन दोनों को पढ़ लिया था। साथ ही साथ हमने वैल्यू निकालनी सीखी थी रो की, या इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी की, ये हमने निकालनी सीखी थी। इनकी जो यूनिट्स हैं, एसआई यूनिट्स, उनके बारे में हमने सीखा था। साथ ही साथ हमने ये पढ़ा था कि ये जो रेजिस्टेंस है किन किन पर डिपेंड करता है, और जिसमें हमने ये सीखा था कि रेजिस्टेंस जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तार की लंबाई के, रेजिस्टेंस जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, यानी कि जो वायर है उसके एरिया, जो डायमीटर है उस पर डिपेंड करता है, उसकी मोटाई पर डिपेंड करता है। साथ ही साथ रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, कि अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया जाएगा वायर का तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। ओम्स लॉ हमने पढ़ ही लिया था कि V इज इक्वल्स टू IR होता है, और यहाँ से ये जो R था ये कांस्टेंट था जिसको हमने रेजिस्टेंस कहा था। तो अब जैसा कि हमने लास्ट क्लास में बात की थी कि रेजिस्टेंस जब हमने पढ़ लिया तो एक चीज जो हम पिछले 2 क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि एक तो हम बार बार सुन रहे हैं एक वर्ड जिसको कह रहे हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, और एक हम पढ़ रहे हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन हमने ये पढ़ा था कि एमीटर जो है इसको परिपथ के अंदर यानी कि सर्किट के अंदर सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाते हैं, और पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर लगाते हैं हम किसको, वोल्टमीटर को। पढ़ा था हमने। अब ये बार बार इसलिए बोलना जरूरी ताकि रिकॉल हो जाए। मान लीजिए मुझे तो याद है लेकिन अब मैं बोल रही हूँ तो अचानक से आप भी रिकॉल करेंगे कि हाँ ये हमने पढ़ा था। और साथ ही साथ हर बार जब हम बार बार पढ़ते हैं तो जो चीज है वो अच्छे से हमको पक्की होती जाती है कि हम बार बार जब पढ़ रहे हैं तो याद होती जाती है। ठीक है, तो चलिए, अब ये तो बात हो गई एमीटर और वोल्टमीटर की, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन की। अब हम चलते हैं हमारी क्लास में आगे की तरफ, और अब हम पढ़ते हैं किसके बारे में, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन। और वास्तव में ये जानते हैं कि वास्तव में ये किस तरीके से तो इनको सर्किट के अंदर जोड़ा जाता है। चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं और अब सीखते हैं सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन। पहले हम पढ़ेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। तो देखिए, सीरीज कॉम्बिनेशन जो होता है ना, इसके अंदर सर्किट जो होता है उसमें जो इक्विपमेंट्स होते हैं उनको वन बाय वन जोड़ा जाता है। जैसे शादी में और डेकोरेशन की जो हमारी लाइट्स होती है ना, वो सीरीज कॉम्बिनेशन में होती है। तो ये बल्ब इस तरीके से जुड़े हुए रहते हैं, इस तरीके से, तो ये कहलाता है सीरीज कॉम्बिनेशन। अब इसके अंदर जब अब ये सीरीज कॉम्बिनेशन हमारे कहाँ काम आएगा, ये हमारे काम आएगा टोटल रेजिस्टेंस को पता करने के लिए। अब ये कैसे काम आएगा, तो उसके लिए पहले हम ये सीखे सर्किट डायग्राम बनाना। तो हम नोट करें, या हम लिख दें टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन। रेजिस्टेंस इन कॉम्बिनेशन। ठीक है, पहला जो कॉम्बिनेशन हम पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब है, इसको हम लिखेंगे श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन। अब देखिए, श्रेणी क्रम संयोजन के अंदर जो प्रतिरोध तार है उनको, यानी कि जो रेजिस्टेंस वायर है उनको किस तरीके से जोड़ा जाता है उसको सीखते हैं। तो सर्किट डायग्राम हम बनाते हैं। सर्किट डायग्राम बनाने के लिए ये देखिए, ये कोई 3 रेजिस्टेंस वायर है। इन तीनों ये जो भी रेजिस्टेंस वायर हैं तीनों, इनको हम जोड़ लेते हैं और इनकी लंबाई हम यहाँ x लिख देते हैं और ये मान लेते हैं y। अब इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को नापने के लिए हमने यहां जोड़ दिया एक वोल्ट मीटर। ठीक है,
वोल्ट मीटर, लेकिन धारा के मान को ज्ञात करने के लिए यानी कि सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है उसके लिए हमने जोड़ दिया एक एमीटर। इनको जोड़ दिया हमने सेल्स के कॉम्बिनेशन से। यहां लगा दिया स्विच, क्योंकि बिना स्विच के तो काम ही नहीं आएगा सर्किट। कब ऑन करना है, कब ऑफ करना है, ये हमें मालूम होना चाहिए। क्लियर? अब देखिए ये प्लस हो गया, ये माइनस। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जहां बड़ा साइन है वो प्लस है। अब यहाँ देखिए 1, 2 और ये 3 और 1, 4 हमने सेल जोड़ रखे हैं। करंट फ्लो करेगा यहां से इधर, इधर, इधर और इधर। ये देखिए क्लियर है? इस तरह की करंट यहाँ फ्लो कर रहा है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है, देखिए कि ये 3 तार है। पहला तार है, इसका रेजिस्टेंस R मानते हैं तो R1 मान लेते हैं अपन, इसका R2 और इसका R3 मान लेते हैं। क्लियर है? इसके बाद बात करते हैं हम किसकी, पोटेंशियल डिफरेंस की। अब ये वायर मान लीजिए यहां से यहां तक है, ये यहां से यहां तक है और ये यहां से लेके यहां तक है। इसका पोटेंशियल डिफरेंस V1, इसका V2 और इसका V3। लेकिन अब ध्यान देने वाली बात क्या है, देखिए यहाँ पर कि ये क्योंकि तीनों तार जुड़े हुए हैं, जैसे हम खेल में नहीं खड़े हो जाते हैं, प्रेयर के लिए खड़े हो जाते हैं, या कई बार हम खेल रहे होते हैं तो एक दूसरे का हाथ पकड़कर इस तरीके से सीरीज में हम खड़े हो जाते हैं कि ये क्यों में हम सामने खड़े और एक दूसरे के हाथ पकड़ लें। सेम वो कंडीशन यहाँ पर है। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि पोटेंशियल डिफरेंस भले ही तीनों का अलग अलग है, लेकिन जो करंट इसके अंदर आएगा वही करंट इधर आएगा और वही करंट इधर आएगा। यानी कि इस कॉम्बिनेशन के अंदर जो करंट की वैल्यू है I, वो कैसी रहेगी, सेम। तीनों ही वायर्स के अंदर जो R1, R2 और R3 कॉम्बिनेशन है, उन तीनों ही वायर्स के अंदर I की वैल्यू जो होगी वो कैसी होगी, सेम होगी। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस तीनों के अंदर कैसा होगा, अलग अलग होगा। अब इस पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू को हम पता करें, भाई I तो हमें मालूम है तीनों में सेम है, करंट सेम है। रेजिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है कि टोटल रेजिस्टेंस किस तरीके से निकालेंगे, तो उसके लिए हम पहले क्या फाइंड आउट करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस को फाइंड आउट करेंगे। अब इसको हम लिखें कैसे, देखिए तो I बराबर हो जाएगा सेम, इक्वल हो गया तीनों के लिए। अब हम यहाँ पर निकालें पोटेंशियल डिफरेंस, तो अब लिखेंगे कैसे हम इसको, मान लीजिए एग्जाम में हमारे आता है तो पहले सबसे पहले हम इस सर्किट को ड्रॉ करेंगे, है ना। अब इसके बारे में पूरा बता देंगे कि इन दिस सर्किट देयर आर 3 वायर्स कनेक्टेड who have potential who have resistance R1, R2 and R3, have potential difference V1, V2 and V3. Distance between them is X and Y, यानी कि X, Y दूरी के बीच में तीनों वायर जो है ये स्थित है। ठीक है। द करंट फ्लोइंग इन ऑल दीज 3 वायर्स इज सेम, यानी कि इन तीनों ही तारों में बहने वाले करंट की मात्रा सेम है या बराबर है। ठीक है। तो फाइंड आउट द पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि विभवांतर को नापने के लिए वी ज्वाइन वोल्ट मीटर विद दीज 3 वायर्स और एक्स वाई लेंथ। ठीक है। तो अब यहां पर हमको क्या करना है, धारा के मान को मान लीजिए कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट। वी ज्वाइन एन अमीटर एंड अ की और स्विच विथ द सर्किट। ये बन गया हमारा सर्किट। क्लियर। तो इस तरीके से हमने ये सर्किट बना दिया। अब यहां पर हम लिखें कैसे कि अब हमको देखिए I कॉमन है, V की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि V इसमें अलग है, इसमें अलग है और इसमें अलग है। तो V इज इक्वल्स टू टोटल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 3 वायर्स, यानी तीनों ही तारों के बीच का विभवांतर कितना होगा। तो V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। इसको हम लिख देते हैं इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है। आप क्या लिखेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस इन फर्स्ट वायर, इसको हम V1 ले लें तो ये हो जाएगा V इज इक्वल्स टू, अब यहां लिखते हैं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल्स टू IR, तो V1 इज इक्वल्स टू IR1। क्यों I को I1 क्यों नहीं लिखा, बिकॉज I इज सेम इज ऑन द इन ऑल द 3 वायर्स, क्योंकि I की वैल्यू इन सभी तारों में कैसी है, बराबर है। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, मान लेते हैं इसको। आगे लिखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, PD लिख दिया मैंने पोटेंशियल डिफरेंस को। क्लियर है। इन सेकेंड वायर। ठीक है। इसको हम क्या लिख देंगे, V2 एंड दैट इज IR2, इक्वेशन नंबर 3। और फिर हम लिख देंगे पोटेंशियल डिफरेंस इन थर्ड वायर, दैट इज V3 IR3, इक्वेशन नंबर 4।
अब मान लीजिए हम हिंदी में लिखें, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स हमारे ऐसे हैं जो हिंदी मीडियम के हैं, कुछ इंग्लिश मीडियम के भी हैं। तो देखिए आप क्या लिखेंगे कि ओम के नियमानुसार V इज इक्वल्स टू IR, ये हम पढ़ चुके हैं। परिपथ में बहने वाले कुल विभवांतर, परिपथ की कुल विभवांतर V का मान V1 प्लस V2 प्लस V3। फिर आप लिखेंगे यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि प्रथम तार में विभवांतर का मान, यहां लिख देंगे दूसरे तार में और यहां लिख देंगे तीसरे तार में विभवांतर का मान। अब हम लिखेंगे कुल विभवांतर, कुल विभवांतर या टोटल पोटेंशियल डिफरेंस क्या था, V1 प्लस V2 प्लस V3। अब क्या करेंगे अपन, इक्वेशन नंबर 2, 3 और 4 की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे। ठीक है, तो देखिए V इज इक्वल्स टू हो गया IR1, IR2 और IR3। अब V बराबर हम यहां से देखें तो V इज इक्वल्स टू कितना है, IR, तो यहां भी हम V की जगह क्या लिख देते हैं, IR। अब यहाँ देखिए I और I, तो I को हम कॉमन निकाल लेते हैं, यहाँ आ जाएगा R1, R2 और R3। अब देखिए थोड़ी बहुत मैथ्स तो साइंस के साथ पढ़नी पड़ेगी, तो ये I से I कैंसिल हो जाएगा, दोनों तरफ सेम है, तो R बराबर हमको मिल गया R1 प्लस R2 प्लस R3। ये लीजिए, ये हमारा डेरिवेशन कंप्लीट हो गया। यहां से हमें ये पता चल गया कि जब हम तारों को, ठीक है, प्रतिरोध तारों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो कुल प्रतिरोध का मान सभी तारों के प्रतिरोध के योगफल के बराबर होता है। यानी कि when the wires are resistor wires are joined in series combination, their total resistance is equal to the sum of all the wires। ठीक है, यानी कि टोटल रेजिस्टेंस जो है वो तभी सभी तारों के प्रतिरोध के योगफल के बराबर होता है। तो ये आप नोट कर लें, इसके बाद हम इसके टोटल रेजिस्टेंस को लिखते हैं। एक बार अच्छे से आप देख लें, इसको क्लियर कर लें, उसके बाद मैं इसको मिटाती हूँ और फिर अब हम लिखते हैं कि श्रेणी क्रम में जोड़ने के बाद हमें रिजल्टेंट क्या मिलता है। चलिए, तो डायग्राम आप बना ही लेंगे। अब यहां से हमको जो निष्कर्ष मिला उसको नोट करते हैं। चलिए लिखें, when resistors are joined in series combination, यानी कि जब प्रतिरोध तारों को सीरीज कॉम्बिनेशन यानी कि श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, then total resistance of the combination, यानी कि इस पूरे सिस्टम का जो कुल प्रतिरोध है इज इक्वल टू द सम ऑफ, इज इक्वल टू द सम ऑफ, सम यानी कि योगफल के बराबर होता है, सम ऑफ देयर इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। क्लियर है, इसको समझ लेते हैं एक बार। देखिए कि जब प्रतिरोधों को सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ा जाता है तो कुल प्रतिरोध जो है इस कॉम्बिनेशन का वो इक्वल है किसके, सभी अलग अलग जो रेजिस्टेंस वायर हैं उनके टोटल के इक्वल होता है। अब इसको, इसी को अगर हम हिंदी में लिखें तो क्या लिखेंगे कि जब प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो इस संयोजन का कुल प्रतिरोध, संयोजन मतलब कॉम्बिनेशन का कुल प्रतिरोध सभी प्रतिरोधों के योगफल के बराबर होता है। ये देखिए, तो योगफल के बराबर हो गया R1 प्लस R2 प्लस R3। क्लियर है, तो ये हुई बात किसकी, श्रेणी क्रम संयोजन की। तो अब यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है कि देखिए सभी ये जो श्रेणी क्रम में जो भी इक्विपमेंट्स जुड़े हुए हैं, जैसे ज्यादातर बल्ब वगैरह जुड़े हुए रहते हैं, तो ये होता है कि इन सभी के अंदर सेम करंट फ्लो कर रहा है। अब मान लीजिए कि मैंने 10 बल्ब हैं
और उनको ये देखिए 10 बल्ब हैं और इनको हमने श्रेणी क्रम में जोड़ रखा है। अब सबके अंदर इक्वल करंट बह रही है। अब क्या होता है कि मान लीजिए ये वाला जो बल्ब है ये खराब हो जाता है या इसके अंदर करंट फ्लो करना बंद कर देता है, ठीक है। तो अब क्या होगा, मान लीजिए खराब हो गया तो अब ये जो आगे वाले हैं इनके अंदर करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा, सर्किट यहीं पर टूट जाएगा। अब यहाँ अगर धारा नहीं आएगी तो वो आगे भी नहीं जाएगी। अगर किसी भी कारण से मान लीजिए इसमें करंट फ्लो होना बंद हो जाता है, खराब हो जाता है, जो भी रीजन है, तो ये आगे वाले बल्ब भी काम नहीं करेंगे, ये यहीं तक रहेगा। तो ये कहलाता है सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब यहाँ पर V और R जो होगा, V इज इक्वल टू IR होता है, तो इनका पोटेंशियल डिफरेंस V जो है वो इनके रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाएगा। यानी कि V की वैल्यू को जब हम बढ़ाएंगे तो R की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। चलिए, तो ये हो गई बात किसकी, सीरीज कॉम्बिनेशन की। अब हम चलते हैं किसमें, पैरेलल कॉम्बिनेशन की तरफ। इससे जुड़े न्यूमेरिकल आपसे अधिकतर पूछे जाते हैं, तो न्यूमेरिकल भी और ये जो वैल्यू है रेजिस्टेंस की ये भी हमें अच्छे से आनी चाहिए, तो इसको अच्छे से तैयार करना पड़ेगा। सेकेंड वन इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन या इसको हिंदी में लिखते हैं हम समानांतर संयोजन। अब एक क्वेश्चन तो यहां से जो पहला हमारा बन जाता है वो ये बनता है कि हमारे घरों में जो विद्युत परिपथ है या घरों में जो हमारी लाइट की फिटिंग है वो कौन से क्रम में होती है, श्रेणी क्रम में होती है या समानांतर क्रम में होती है। तो ये रहा हमारा आंसर कि समानांतर क्रम में होती है। हमारे घरों में जितनी भी फिटिंग्स हैं वो समानांतर क्रम में होती है, ठीक है। ये आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। अब इसमें होता क्या है, अब वहां तो क्या सबके अंदर एक ही करंट फ्लो कर रहा था, यहाँ ऐसा नहीं होता, यहाँ पर सभी में करंट अलग अलग फ्लो करता है। अब हमारे घरों में जो कॉम्बिनेशन है उसकी बात करें कि किस तरह सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन में इनको सर्किट को ऐड किया जाता है। तो चलिए बनाते हैं इसको। ये देखिए, ठीक है, बन गया। और ये देखिए, ये 3 रेजिस्टर वायर हो गए जिनको कि हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर जोड़ दिया है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि इनके पोटेंशियल डिफरेंस को नापने के लिए, ये मान लीजिए x है और ये यहाँ पर y है, पोटेंशियल डिफरेंस को नापने के लिए यहाँ लगा देते हैं हम वोल्टमीटर, ठीक है। यहाँ वही जोड़ देते हैं एक एमीटर, यहाँ सेल जोड़ दिया, यहाँ स्विच लगा दिया। ये लीजिए हमारा सर्किट डायग्राम कैसा हो गया, सर्किट डायग्राम हमारा कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। एमीटर को यहाँ जोड़ दें, भले कहीं भी जोड़ लें अपन, ठीक है। ये प्लस हो गया, माइनस हो गया, ये करंट फ्लो कर रहा है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है, देखिए यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि मान लीजिए पहला वायर है, इसका रेजिस्टेंस R1, इसका R2 और इसका R3, ठीक है। करंट फ्लो कर रहा है I1, I2 और I3, यहाँ I2 और यहाँ I3। लेकिन अब यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है कि हम क्या करें, यहाँ ये देखें कि ये X और Y जो है इनके बीच की दूरी इसके लिए और इसके लिए, तीनों के लिए बराबर है। यानी कि यहाँ पर V की वैल्यू कैसी रहेगी, सेम रहेगी। इन तीनों ही तारों के बीच की दूरी कैसी है, बराबर है, और तारों के बीच की दूरी सेम है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू सेम है। तो ये तो बात हो गई सर्किट की। तो हमने ये देखा कि इनके बीच की जो दूरी है, पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो तो सेम है, करंट इन तीनों में ही अलग अलग फ्लो कर रहा है, रेजिस्टेंस भी तीनों वायर्स का अलग अलग होगा। चलिए, तो अब इनके लिए हम टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं कि किस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है। चलिए, तो अब यहाँ पर क्या है, देखिए कि V की वैल्यू तो कैसी है, सेम, लेकिन I की वैल्यू कैसी है, डिफरेंट। जबकि सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या था, I की वैल्यू तो थी सेम और V की वैल्यू थी डिफरेंट। अब चलिए, तो वही ओम्स, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल्स टू IR, ठीक। अब यहाँ पर हमको क्या फाइंड आउट करना है, क्योंकि V की वैल्यू सेम है, I की वैल्यू तीनों ही कॉम्बिनेशंस में अलग अलग है, तो हम I की वैल्यू फाइंड आउट करें। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ टोटल I निकाले अपन, टोटल सर्किट में बहने वाली धारा की मात्रा, तो I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। अब ऐसे लिखें, वैल्यू ऑफ I इन
फर्स्ट वायर या फर्स्ट रेजिस्टेंस, ऐसे लिखते, पहले प्रतिरोध में धारा का मान, ऐसे लिख देते हैं ताकि फिर दूसरा तीसरा लिखना पड़ेगा। पहले प्रतिरोध में धारा का मान, ठीक है। आप देखिए कि I बराबर क्या होता है, यहीं से हम निकालें अगर, तो I बराबर होता है V अपॉन आर। क्लियर है, I बराबर हो गया V अपॉन आर। तो अब यहां हम निकालें I1 बराबर हो जाएगा V अपॉन R1। अब V के आगे 1 क्यों नहीं लिखा, वही रीजन कि V की वैल्यू तीनों में ही सेम है। इक्वेशन नंबर 1 तो ये हो गई, इक्वेशन नंबर 2 ये हो गई। अब क्या लिखेंगे, वैल्यू ऑफ I इन सेकेंड रेजिस्टेंस, दूसरे प्रतिरोध में धारा का मान I2 बराबर V अपॉन R2, दैट इज इक्वेशन नंबर 3। और तीसरे रेजिस्टेंस के अंदर अगर निकालें, I3 बराबर हो जाएगा V अपॉन R3, दैट इज इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब हम निकालें टोटल I। ठीक है, तो क्या करें, इक्वेशन नंबर 2, 3 और 4 को ऐड कर दें। तो कैसे लिखेंगे, I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3। I बराबर हम लिखते हैं V अपॉन R, I1 हो गया V अपॉन R1, V अपॉन R2 और V अपॉन R3। अब हम क्या कर सकते हैं, देखिए कि इसमें हमको आगे जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इसको मैं सर्किट डायग्राम को बता देती हूँ, आगे सॉल्व करते हैं इसको। कि मैंने लिखा V अपॉन R तो यहाँ लिख दिया, और यहाँ पर अब तीनों में V है तो इसको मैं कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ आ जाएगा 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2 और 1 अपॉन R3। V से V कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन R इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2 एंड 1 अपॉन R3। ये आ गई टोटल रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने की वैल्यू, कि किस तरीके से हम टोटल रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, आप देखिए तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर कि जब हम सर्किट में जो रेजिस्टर वायर्स उनको पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ते हैं तो इनका जो टोटल रेजिस्टेंस होता है वो सभी जो वायर्स हैं उनके जो रेजिस्टेंस है उसके टोटल के इसके बराबर रेसिप्रोकल के इक्वल होता है। यानी कि जब प्रतिरोध तारों को समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू सभी तारों के रेजिस्टेंस के टोटल के व्युत्क्रम के बराबर होती है। व्युत्क्रम यानी कि इनवर्स के इक्वल होती है। क्लियर है, तो इसको नोट कर लेते हैं अपन। क्लियर है ये, तो चलिए तो अब यहां क्या लिखेंगे कि टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन is equal to the sum of all the resistors wire equal to the reciprocal of sum of all the resistor wires। क्लियर है कि जब वायर्स को पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ते हैं, ठीक है, तो जो भी टोटल रेजिस्टेंस है वो किसके इक्वल होगा, रेजिस्टर्स वायर के सम के तो इक्वल होगा, लेकिन उसके किसके इक्वल होगा, रेसिप्रोकल के इक्वल होगा। यानी कि अगर हम इसे हिंदी में लिखें तो किस तरीके से लिखेंगे कि जब प्रतिरोध तारों को हमने जोड़ दिया किसमें, कि प्रतिरोधों को समानांतर क्रम में जोड़ने पर कुल प्रतिरोध सभी प्रतिरोधों के योगफल के व्युत्क्रम के बराबर होता है। तो आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा
इससे जुड़े न्यूमेरिकल्स आपको करने हैं, उनकी प्रैक्टिस जरूरी करनी है, क्योंकि अच्छे एग्जाम में मार्क्स स्कोर करने हैं तो न्यूमेरिकल भी साथ में सॉल्व करने पड़ेंगे अगर अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं तो। अब बात करें अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन की, तो देखिए हमारे घर के जो सर्किट होते हैं कि एक मेन स्विच होता है घर के अंदर, है ना, और वहां से सभी सर्किट्स के अंदर सब जगह करंट आ रहा है। रूम की अगर हम बात करें तो रूम में जैसे 4 या 5 पॉइंट्स दिए हुए हैं। अब मान लीजिए कि किसी रीजन से पंखा खराब हो जाता है, तो ऐसा नहीं है कि बल्ब भी नहीं चलेगा, टीवी भी नहीं चलेगा और फ्रिज भी नहीं चलेगा। तो जो केवल एक वायर खराब हुआ है उसी में दिक्कत आएगी, बाकी सब प्रॉपरली काम करते रहेंगे। तो इसको कहा जाता है समानांतर संयोजन। नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें हम पढ़ेंगे जूल्स हीटिंग लॉ और इन दोनों से जुड़े न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। चलिए मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट क्लास में।